चलो बेटा बता कहाँ तक हो गए थे? चैप्टर 3 में चल रहा था अपना डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्या है। ठीक है, इसके हमने ऑब्जेक्ट देख लिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देख लिए थे। अब चलो मैं आपके सामने एक केस रखता हूँ। ये मान लो अपना देश है इंडिया, क्या होगा अगर यहाँ से पूरी गवर्नमेंट चले जाए तो? सोचो, ना ही रेलवे में गवर्नमेंट के हाथ में है, ना ही पुलिस वाले हैं, ना ही डॉक्टर है, कोई भी नहीं, सरकार ही नहीं। तो फिर सर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो रहेगा, जेल ही नहीं है, पुलिस वाले नहीं, क्राइम कितने बढ़ जाएंगे, डॉक्टर ही नहीं, बीमारी नहीं, प्रॉपरली कुछ मैनेजमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो सोचो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो राज किसका था? अंग्रेजों का था। तो पूरी अंग्रेज सरकार चली गई थी, है ना, पूरा प्रशासन ही देश छोड़ के चला गया था। तो हमारा देश क्या हो गया था? बिना प्रशासन का हो गया, है ना कोई प्रॉपरली पुलिस वाले थे, मतलब कुछ पूरा नया तरीके से हमें सिस्टम बनाना पड़ा। फिर आजादी का हमारे पहले जो पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, वो बने थे। लेकिन उस समय क्या था, देखो पूरे देश में से अंग्रेज चले गए, इसका मतलब हम कर रहे बिजनेस स्टडी, तो हमें इस पॉइंट को कहाँ पे लेकर आना? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे लेकर आना। मतलब हमारे देश में जितने भी कारखाने कंपनियां थी जिसके मालिक अंग्रेज थे वो भी चले गए एक तरीके से। लाइक एक कपड़ा फैक्ट्री है, शुगर फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्री है, मतलब जितनी भी कंपनियां, जितने भी बिजनेस थे, जो बिजनेस किसके थे? अंग्रेजों के थे, उन सबके ओनर चले गए। तो एक तरीके से अब क्या था, कोई था ही नहीं। तो उस समय क्या करा, जो जितनी भी भारत में कंपनियां, कारखाने, मिल्स थी, इन सबको किसने ले लिया? भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया। इसमें यहाँ पे सबका मालिक एक था, भारत सरकार। मतलब जितनी भी कंपनियां, जितने भी कारखाने, जो कुछ व्यापारी गतिविधियां थी, सब कौन सा संभाल रही थी? मोस्टली सरकार चला रही थी। अब देखो सरकार काम कर रही तो आपको पता कितना धीरे धीरे काम, तो प्रोडक्शन की गति एकदम धीरे। बहुत सारी कंपनियां घाटे में चल रही थी, सरकार के पास पहले इतना फंड नहीं था, कपड़े की क्वालिटी लो क्वालिटी, खाने पीने की क्वालिटी लो, मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं, ठीक है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो सरकारी कंपनियां थी, तो हमारा देश डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। अब क्या प्रॉब्लम आ रही थी, देखो, तो 1947 से लेके तो 1991 1991 में इनकी नींद खुली। क्या रीजन है कि हमारा देश विकसित नहीं हो रहा है दूसरे देशों की तुलना में? अमेरिका देखो कितने साल आगे, कितना डेवलप है, दूसरी अपन कंट्रियां देखो तो बहुत ज्यादा डेवलप थी। लेकिन भारत में विकास की दर तेज करने के लिए क्या किया जाए? तो 3 पॉलिसी अपनाई गई। इन तीनों पॉलिसीज के कारण आज हम जो कुछ देख रहे हैं, ये तीनों पॉलिसीज के कारण है। एक मार्कर आया, बोर्ड आई है, लाइट आई है, या जो भी हमारे पास, जो भी हम कपड़े पहन रहे, मोबाइल भी आया, तो मोबाइल भी किसके कारण है? न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई जिसका नाम दिया है यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसे बोलेंगे हम नवीन आर्थिक नीति। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी एडॉप्टेड इन सिंस 1991। नवीन आर्थिक नीति को 1991 में लागू किया गया। इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम हमारे देश में डेवलप करने की कुछ प्रोसेस थी। सबसे पहली प्रोसेस थी प्राइवेटाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो निजीकरण। सांसद में मीटिंग बैठी कि क्या हुआ कि हमारा देश डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मीटिंग में डिस्कशन हुआ क्या कि हमें देश चलाना है, प्रशासन चलाना, रेल व्यवस्था है, अस्पताल, इतना सब चलाने के साथ साथ हम कंपनियां, कारखाने भी चला रहे हैं। तो क्यों ना, देखो किराए का मकान और घर के मकान में बहुत अंतर रहता है।
किराए में किराएदार वैसे रहेगा ना, टॉयलेट अच्छे से साफ करेगा, दीवार पे खिलौन ठोक देगा, है ना, फर्शियां तोड़ देगा, बहुत सारे नुकसान देगा। लेकिन अगर घर का मकान रहेगा तो उस पर बच्चे ने पेन भी चला दिया तो बच्चे को पीट देंगे भले से, लेकिन दीवार में तो हल्का सा भी खरोच नहीं होने देते। बोले देखो, अगर यही कंपनियां जो सरकारी एम्प्लॉय चला रहे, अगर यही कंपनियां इनकी ही हो जाए तो अपने यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होगी सरकार की, कि हमें घाटे की मशीन मतलब कंपनियां नहीं चलानी पड़ेगी, सबके निजी स्वामित्व होगा तो नियंत्रण करने में आसान हो जाएगा ना। उससे और क्या फायदा होगा, मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। पहले कोई रिलायंस, जियो, इस तरीके से वीवो, ओप्पो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था, तो एक है मतलब एक, सबके मालिक एक ही थे, तो मार्केट में कंपटीशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता पब्लिक सेक्टर्स को, जो गवर्नमेंट सेक्टर, उसको कन्वर्ट कर देना इनटू प्राइवेट सेक्टर में ना। पब्लिक सेक्टर कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्रों में परिवर्तित कर देना ही निजीकरण कहलाता है। तो वो कितना फायदा हो गया। अब मार्केट में क्या हो गया, सब कंपनियां अलग अलग हो गई, सब ब्रांड अलग अलग हो गए, पार्ले जी अलग हो गया, ब्रिटानिया अलग हो गया, इस तरीके से कंपनियां सब अलग हो गए। तो हर कंपनी अब अपनी मार्केट में क्या चाहती है, अपनी इमेज अच्छी बनाना चाहती है। इमेज कब अच्छी बनेगी, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो। कंपटीशन बढ़ने लग गया मार्केट में। अब हर इंसान, हर कंपनी का ओनर क्या कर रहा है, अपने हिसाब में बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। अब सरकारी जो अपनी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर था तो इजीली एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लग गया लोगों को, मतलब बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई है ना, वस्तु की गुणवत्ता में सुधार हो गया, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। जो गवर्नमेंट का जो घाटे का बजट बन रहा था, डेफिसिट बजट बन रहा था, वो भी कम हो गया और कंट्रोलिंग भी इजी हो गई, है ना। और टैक्स में भी बढ़ोतरी हो गई। कंपनियां घाटे में तो थी, टैक्स किससे लेती गवर्नमेंट, मतलब अब प्राइवेट कंपनी आप कमा रहे तो उसका कुछ हिस्सा हमें दो, तो टैक्स में भी बढ़ोतरी हो गई। देखो कितना फायदा हुआ प्राइवेटाइजेशन से। अभी भी बहुत सारी जगह पे प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कुछ अभी मेरे पास कंटिन्यू मैसेज आया था 2-4 दिन पहले, निजीकरण कर देना चाहिए हॉस्पिटल्स का, है ना। कि वो है ना कि जहाँ पर एक मैसेज ऐसा आया था कि हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि एम्बुलेंस 3 घंटे में आती है और पिज्जा 30 मिनट में आ जाता है। यहाँ पे किसी की जान बचानी है तो एम्बुलेंस को आने में 3 घंटे लगता है और पिज्जा 30 मिनट के अंदर आ जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट, अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बंदे लाइन पे लाइन लगते रहते, मर जाएगा लेकिन वहां तक उसका नंबर भी नहीं आएगा, हॉस्पिटल तक पहुंच भी गया था एम्बुलेंस आने के बाद भी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में स्पीडली काम होने लग जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर हो जाते तो क्या होता है, काम स्पीड में होने लग जाता है। लेकिन कामयाबी है प्राइवेटाइजेशन। अपनी सुविधाओं को बेस्ट बनाने के चक्कर में क्या पहला महंगा भी हो जाता है, कॉस्टली है ना। दूसरा क्या होता है, इसके बीच में करप्शन या कुछ फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का बेटा मीनिंग आपको पहला आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है, इसकी 2 विशेषताएं, 2 फायदे बताना, इसका महत्व बताना। बुक्स में उधर लिबरलाइजेशन नहीं, पहले बी नंबर में देखो प्राइवेटाइजेशन, नीचे वाला पैराग्राफ करना आप ना। इसमें प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ कंट्री। पब्लिक सेक्टर मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। प्राइवेटाइजेशन एक प्रक्रिया है ऑफ रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। रिड्यूसिंग मतलब कम करने की पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका, है ना, किसने, आर्थिक गतिविधियों में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब आर्थिक गतिविधियों में से कम करने की। इट इन्वॉल्व्स इंडक्शन ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इसके अंदर क्या है कि भैया हमें निजी स्वामित्व देना है। अब सरकारी स्वामित्व की जगह प्राइवेट ओनरशिप होगी, प्राइवेट मैनेजमेंट होगा, प्रबंधी निजी होगा, ठीक है, एंड कंट्रोल भी होगा इन पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस, सॉरी, एंड कंट्रोल इन प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस आएगा वहाँ पे ना, हाँ, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। कंट्रोल भी किसके पास होगा, प्राइवेट सेक्टर्स के पास। तो ये हो गया। इसका आगे ये भी कह सकते हो, सो वी कैन से इट, है ना, प्राइवेट क्या, पब्लिक सेक्टर्स कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, बता सकते हो।
देखो फायदा क्या हुआ प्राइवेटाइजेशन से, ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिविटी असेट्स टू प्राइवेट सेक्टर्स, है ना। जो सरकारी स्वामित्व है वो किस में चला गया, संपत्तियां और स्वामित्व प्राइवेट सेक्टर्स में। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स एंड फॉरेन फर्म इनटू एरियाज एक्सक्लूसिव रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर्स, तो प्राइवेट सेक्टर्स की एंट्रीज आने लग गई। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ PSU है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट से ट्रांसफर कहाँ पे चली गया, प्राइवेट सेक्टर यूनिट पे। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, सरकार का इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, डिस इन्वेस्टमेंट हो गया, और मैनेजमेंट भी क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप नॉर्मली बता सकते हो क्या, दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता दोगे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में चला गया, ठीक है, और क्या हुआ, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई और गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट भी हो गया, PSU का डिसइन्वेस्टमेंट। 3-4 पॉइंट्स बता सकते हो। अब फायदा क्या हुआ, फायदे तो बहुत सारे। कितना फायदा, पहला इंक्रीज इफिशिएंसी, काम करने की क्षमता बढ़ गई। इंक्रीज इन कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। रिमूविंग द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भारत सरकार के पास उस समय, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, कृषि प्रधान देश था, कृषि पे निर्भर था, और अभी भी कृषि प्रधान है, लेकिन मोस्टली क्या हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होने लगा, क्योंकि उस समय लोगों को कैपिटल कम थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, फंड नहीं था, तो फंड क्या था, प्राइवेट सेक्टर्स के पास आने लग गया। और क्या बता सकते हैं, फास्ट ग्रोथ होने लग गई। इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आने लग गया था, उनको अच्छी स्टैंडर्ड की चीजें मिल गई, जिससे क्या हो गया, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने लगा। डिक्रीज इन द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, जो घाटे का बजट बनता था वो भी कम होने लग गया, है ना। एफिशिएंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी असर हुआ, और इकोनॉमिक्स है ना, प्रोस्पेरिटी से भी क्या हुआ, अच्छा होने लगा, लाइक टैक्स रेवेन्यू अच्छा होने लगा, है ना, इनकम में ग्रोथ होने लगी। तो ये चीजें क्या थी, प्राइवेटाइजेशन की। 1999 के पहले कोई प्राइवेट कंपनी थी नहीं इंडिया में? नहीं, 91 में ही प्राइवेटाइजेशन का आ गया था। उसके पहले कोई कंपनी कुछ पॉलिसीज को अपनाने में क्या हो जाता, बहुत टाइम लग जाता, क्यों नहीं। 1991 में हीरो साइकिल्स, हाँ सर, प्राइवेट थे ना, साइकिल्स 99 के पहले से चल रही है, तो प्राइवेट कंपनी 91 की कह रहा हूँ, हाँ वही मैं 91 के पहले कोई प्राइवेट कंपनी, 91 में गलती से 99 बोल दिया। 91 की बात कर, है ना। 91 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी अपने गई, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पर पड़े। उससे बड़ी बड़ी कंपनी टाटा वगैरह तो वो भी काफी पुरानी है, पर सब पुरानी, लेकिन कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था एक बार पता करना, जानकारी करना। अगर आप बोल रहे हो ना टाटा, तो एक बार सर्च करना कि मतलब वो उनको हैंड ओवर 91 के बाद हुई थी। हो सकता है कि ये क्या हुआ, जॉइंट वेंचर में काम कर रही होगी। जॉइंट वेंचर मतलब क्या, आधे शेयर्स क्या हुआ लीडिंग के किसके, सरकार के, और आधे शेयर्स किसके, प्राइवेट सेक्टर के। तो जॉइंट वेंचर में काम कर सकती है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का ही था ज्यादा। इसके बाद भी क्या प्रॉब्लम हुई, देखो प्राइवेट सेक्टर में अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट है कि आप इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है, कुछ केमिकल से, मतलब बनाने की प्रोसेस नहीं पता है। अभी भी अपन देखें तो प्राइवेट कंपनियों में कितनी मिलावट की बातें पता चलती, कुरकुरे है, डेयरी मिल्क है ना, और क्या है, बीच में मैगी का आया, मैगी का आ गया, ठीक है, मैगी में मतलब काज कासा ये मिला आता है। डेयरी मिल्क में गाय के मांस की चर्बी या सुअर की चर्बी का यूज किया जाता है ज्यादा। KFC में, कुरकुरे में जो प्लास्टिक जो आता मल्ट प्लास्टिक, उसका यूज किया जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं प्लास्टिक 2-3 प्रकार के होते हैं। हार्ड प्लास्टिक है एक, जो है ना फोल्ड, वो फ्लेक्सिबल रहता है, और एक मल्ट प्लास्टिक आता है। हम जो गोलियां लेते, कैप्सूल्स लेते, कैप्सूल में ऊपर वो प्लास्टिक का रहता है, जो आपके शरीर में, पेट में आने का घुल जाता है। जो कुरकुरे का जो मसाला है, वो मसाला क्या कर रहा था, उस पर पकड़ नहीं कर रहा था, तो उसको पकड़ करने के लिए क्या किया गया, उसी मेडिसिन का वो है ना पार्टिकल्स का यूज किया गया, ठीक है, ताकि वो मसाला आसपास चिपक जाए। देखो हम क्या करते हैं, बीमारी में उस कैप्सूल को खाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन आप उसी प्लास्टिक को आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में खा रहे तो नुकसान होगा।
तो इसलिए उसके ऊपर केस चल रहा है। पेप्सी, थम्स अप है, तो इस प्रकार से बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्हें कंपनी तो प्राइवेटाइजेशन में कर दिया, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। सब कंपनी को लाइसेंस लेना रहेगा, बीच बीच में आके बोलने लग जाती नहीं आप ये काम नहीं कर पाओगे, वो काम नहीं कर सकते हो, बीच में प्रोडक्शन रुकवा देती थी। इनको जैसे कुछ पता चलता था कि ये चीज क्या जनता के हित के खिलाफ है, तो वहां पे वो चीजें क्या करती थी, जनता या पर्यावरण के हित के खिलाफ जो भी लग रहा है तो वो चीजें को कंपनियों को बंद करवा देती। इसके कारण क्या कुछ जेन्युइन कंपनियां वो भी अपने प्रोडक्शन में उनको प्रॉब्लम होने लग गई। फिर इन्होंने हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो हमारा देश ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा, मतलब कि अपन ने क्या करा, अननेसेसरी कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शन बहुत लगा दी भारत सरकार ने। इसके कारण कोई कंपनी क्या कर रही, देखो आपको मैंने बोला कि आजाद हो, आप चल सकते हो, भाग सकते हो, लेकिन मैंने आपके पैर में यहाँ से यहाँ तक में क्या रस्सी बांध दी है ना, कि हम भाग तो सकते हैं लेकिन पैर इससे ज्यादा नहीं चला सकते। इट मीन क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो बेड़ियों को तोड़ना मतलब अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना ही दूसरी पॉलिसीज का नाम था। क्या अब स्टार्टिंग में बता दिया, दूसरी पॉलिसीज का नाम लिया फिर हिंदी में कहा जाए तो उदारीकरण, उदार कर देना, मतलब उद्धार कर देना, अच्छा कर देना। फिर एक चलिए इन्होंने ग्रोथ करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही, लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन अब हम सबसे फ्री कर देते हैं, ठीक है। कुछ ही ऐसी कंपनियां हैं जो जिसपे हमें देख रेख रखने की जरूरत है, जहाँ पे लाइसेंस लेने की जरूरत है, जैसे सिगरेट है, एल्कोहल है, डिफेंस इक्विपमेंट है ना, क्योंकि दिक्कत वाली चीज है ना ये, तो एनवायरमेंट को, इंसान को भी नुकसान करती है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा इसी से आता है। लॉकडाउन खोला तो उसके पहले दारू की लाइन के लिए लग गए थे सब, कोई लेडीज कोई जेंट्स की सब एक के पीछे एक लग गए थे, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा बेस सिगरेट अल्कोहल इसी में। जो नॉर्मल सिगरेट पीता है 8-10 रुपए की कॉस्टिंग 1 रुपए भी नहीं आती होगी उसकी, गवर्नमेंट टैक्स इतना इम्पोज कर देती है इसको। तो उदारीकरण का मतलब क्या, और उदार कर देना, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स को रिड्यूस कर देना और इकोनॉमी को फ्रीली ग्रो करने के लिए छोड़ देना, ये क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण से आज से अर्थव्यवस्था में खुलापन लाना, अर्थात अनावश्यक नियंत्रण और लाइसेंस प्रथा को समाप्त कर देना ही क्या कहलाता है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल्स को रिड्यूस कर देना। इससे क्या हुआ, ये इकोनॉमिक्स क्या हो गया एकदम, मतलब ये बिजनेस फ्रीली हो गया, आप ग्रो कर सकते हैं, अब किसी का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग में ही क्या कर दिया इन्होंने, एक नोटिफिकेशन कर दिया कि आप जो भी कंपनियां चला रहे हो उसमें ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, या कुछ गाइडलाइंस दे दिए। देखो आज के समय में पेज नंबर 71 पे केवल ये 6 इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंस लेने की जरूरत है। क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज टेक लाइसेंस कंपलसरी अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991। नवीन आर्थिक नीति 1991 के अनुसार किन उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। आज भी अभी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को ओपन करते हो तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। पहला है एल्कोहल ड्रिंक्स, दारू शराब के कारखाने, फैक्ट्री या शॉप, इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है ना। सिगरेट्स कंपनियों को, उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। डिफेंस इक्विपमेंट, जो बम बारूद हथियार इन चीजों को बनाते हैं, उन्हें भी क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स है ना, ये अभी एक शहर में धमाका हुआ था, मैंने एक वीडियो भी पहुंचाया था, जस्ट अभी की बात है, लॉकडाउन की बात है। उसमें एक मल्टी में ऑप्टीमाक्स और अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्टीमैक्स ऑप्टीफार्म रखा था, है ना। दो चीजें होती है, ऑप्टीमैक्स ऑप्टीफार्म अलग होता है, प्रिल्ड अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्टीमैक्स ऑप्टीफार्म आता है। ये किस काम में आता है आपको पता? ऑप्टीमैक्स आता है पथरीली क्या मिट्टी की चट्टानों को फोड़ने के लिए, और ऑप्टीफार्म आता है पथरीली चट्टानों को तोड़ने के लिए। जैसे आप क्या सरकार कुछ आपको नया शहर मतलब कुछ नई जगह बनानी है, पहाड़ियों को तोड़ना, रास्ते निकालना, तो पहाड़ी और इनको तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? इस बारूद का। क्या साबुदाने जैसे गोल गोल दाने आते हैं, मैं तो लाइव देखा है क्योंकि मैंने पहले इस पे काम किया।
करीबन साल भर काम किया था इस कंपनी में। यहाँ पर ही है, सेंट्रल बैंक पेट्रोल पंप के पास ही है इसका। अपने इंदौर में भी ये बहुत बड़ी, अगर एक हल्का सा भी एक्सप्लोजिव हो जाए वहाँ पर, सोचो आधा शहर उड़ा दे, वो इतना दमदार रहता, बहुत पावरफुल रहता। तो ये क्या, साबुदाने से गोल गोल दाने आते हैं। क्या किया जाता है, जैसे कोई सी चट्टाने तोड़नी है तो वहाँ पे एक ड्रिल कर दिया जाता है ना, गोल छेद कर दिया था, उसके अंदर बोरी के बोरी ऑप्टीफॉर्म डाल दिया जाता है। फिर उसके अंदर 2 तार स्पार्क के लिए अंदर छोड़ दिया जाता है, और बहुत दूर से एक बंदा खड़ा रहता है बाहर से, फिर वो उसको यूं करके दबाता है। पिक्चरों में देखा होगा ना, और ब्लास्ट होके वो चट्टान फूट जाती है। इससे आप क्या, वहां पर आप कुछ प्लांट्स या जो कुछ बनाना वो चीजें बना सकते हैं। तो फोड़ने के इतना पावरफुल ब्लास्टिंग मटेरियल रहता है। कोई से भी आने का, जैसे बम हम भी बन रहे हैं ना, नॉर्मली बारूद आरूद की फैक्ट्री है, इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है। ये भी इसी में जाएंगे ना, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स में। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स का मतलब यहाँ पर है ना, एक्सप्लोजिव लाइक बारूद के लिए ऑप्टीमेक्स ऑप्टीफॉर्म इसके अंदर आ सकता है। फिर हजार्ड्स केमिकल्स, जैसे फिनाइल या हार्पिक के एसिड्स कंपनियां बनाने, बैटरी की देखो, बैटरी बनाने के लिए एसिड्स और इसका यूज किया जाता है। तो ये हजार्ड्स केमिकल्स की इंडस्ट्री से इनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो बहुत रिस्की मामला हो जाता है बेटा, बहुत ही रिस्की हो जाता है। अभी भी आपके आसपास इतनी कंपनियां हैं कि अगर उन्होंने एक गलती कर दी तो यहाँ पे मौतों का ढेर लग जाए। कभी ठेरी में हो चुका है एक बार, शायद 1-2 साल पहले हुआ था ना, रातों रात को इसी गैस लीक हो गई थी। तो बहुत सारे अपने 78 में भी होने लग गया था, पूरा धुआं और ठंड जैसा फैलने लग गई थी। अगर बहुत बड़ा धमाका हो जाता तो भोपाल गैस कांड जैसा काम हो जाता। तो कितनी कंपनियां, इसलिए इनको बहुत सारे प्रिकॉशन, बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। और जबकि वो कहा थे अरविंदो साइड थी, इतनी दूर से यहाँ तक आ गई उसकी गैस। और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, दवाई बनाने वाली जो भी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां, उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। 2 नंबर में क्वेश्चन बेटा आता ही आता है ना? इसके लिए मैंने कोडवर्ड लिखाया था, इसके अंदर लिखा है क्या? नहीं, CID HDA। अरे कैसा बता दिया, देखते हो ना नाटक, CID है, HD चलने लग गया आजकल चैनल, ये और जोड़ लो तो आपको पता चल गया कितनी इंडस्ट्रीज है। एक हिंट मिल गई। पहला सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, डिफेंस इक्विपमेंट, हजार्ड्स केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और एल्कोहलिक। तो CID HDA याद रखना, तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। एक बार इसको फिर रिवाइज करते हैं। तो ये इंडस्ट्री से जिनको क्या करना पड़ता है, लाइसेंस लेना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, एक डस्टर, अब हमारे देश में ग्रोथ की शुरुआत हो गई। कंपनियां अच्छी, प्रोडक्शन अच्छा, अच्छी क्वालिटी की चीजें बनने लग गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी आने लगा, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए। एक मिनट, इसको अपन एक बार और पढ़ लेते हैं। लिबरलाइजेशन को कहाँ तक लिखना है आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर लिबरलाइजेशन। इसको कहाँ से लिख सकते अपन? देखो, पहले ऊपर मीनिंग में, इन रिलेशन टू इकोनॉमिक्स बाय लिबरलाइजेशन वी मीन्स दोस इकोनॉमिक्स पॉलिसीज थ्रू विच वेरियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स ऑन इंडस्ट्रीज, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स एंड अदर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर एदर कंप्लीटली एब्सोल्यूट, है ना, एबोलिश्ड और आर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सो दैट इंडस्ट्री कैन ग्रो इन फ्री इन्वायरमेंट। ये लिखा ना, देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब आर्थिक नीतियों में से, है ना, सरकार द्वारा रेस्ट्रिक्शंस और मतलब नियंत्रण को हटा देना। किससे? इंडस्ट्री से, ट्रेड मतलब व्यापार से, बिजनेस मतलब व्यवसाय, कॉमर्स मतलब वाणिज्य और अदर मतलब अन्य आर्थिक गतिविधियों से क्या करना? अनावश्यक नियंत्रणों को
क्या करना, समाप्त कर देना पूर्णता या अंशता, जिससे आपकी क्या हो सके, इकोनॉमिक फ्रीली ग्रो हो सके इन्वायरमेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन। कर सकते हैं ये भी, क्लियर। लिबरलाइजेशन का फायदा क्या, ऑब्जेक्ट एंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलाइजेशन। देखो कितने 15 है, कोई से भी दो उठा सकते हो आप। सेकेंड वाला है रिमूविंग कंट्रोल ऑफ लाइसेंस एंड परमिट्स, है ना, रिमूव हो गए कंट्रोल्स और लाइसेंस परमिट्स लेने की जरूरत नहीं है, तो इजी ग्रोथ हो चुका है। फोर्थ में देखते हैं लिबरलाइजेशन एंड मेकिंग द प्रोडक्शन फ्री ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण से भी मुक्त हो गए प्रोडक्शन। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट्स, जो भी कंट्रोल हो गया बिना घाटे के, और घाटे के बजट के, क्योंकि लाइसेंस प्रोसेस फीस इतनी लग जाती थी, कई बार इनका प्रॉफिट कम हो जाता था। क्या टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन फेवरेबल, जो आपका लेन देन था वो फेवरेबल आपके पक्ष में होने लगा। बेटा 15 पॉइंट है, इसमें से अपन कोई से भी 2-3 पॉइंट ले सकते, 4 पॉइंट आप ले सकते। आपको पता लिबरलाइजेशन हो गया, आपकी खुद की कंपनी है, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया कि भैया कल से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो गया, अननेसेसरी कंट्रोल्स कम हो गया, है ना। क्या हो गया फिर आपका, क्या हो गया, मैनेजमेंट एफिशिएंसी होने लग गया, और भी क्या हो गया, अननेसेसरी क्या हो गया, लीगल फॉर्मेलिटीज भी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो बता सकते। डेवलपमेंट फास्ट हो गए, लीगल टू सपोर्ट फास्ट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हो गया। अब देखो, अगर मैंने क्या बोल दिया कि आपके बिजनेस, अब देश की बात कर रहा हूं मैं, कि देश में इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बढ़ गया, हर कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में काम करने लग गई है ना। प्रोडक्शन की क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया, सर्विस सेक्टर्स में भी इम्प्रूवमेंट आया, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी आ गया है, कंट्रोल भी हटा दिया, इसके बावजूद भी देश ग्रोथ नहीं कर पा रहा। क्या रीजन हो सकता है ग्रोथ करने का? देखा, एक पड़ोसी ने कुछ ग्रोथ कर ली तो दूसरा भी कुछ ना कुछ बढ़ने की कोशिश करता है। इसका क्या, अगर पड़ोसी ने कार लेके आ गया ना, तो हम भी सोचेंगे यार उसने कार लेके आ गया, तो आप भी सोचोगे बाइक तो लिया होगे कम से कम, ग्रोथ करने को। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या बोले, देखो अमेरिका हमारे से 50-100 साल आगे है, उसके पास एडवांस कंप्यूटर है, हमारे पास नहीं है। उसके पास ऐसी कपड़े की मशीन है जिसमें क्या करा 100-500 लोगों का काम वो अकेली मशीन कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं ना। तो एक कपड़े की प्रॉब्लम, मतलब इसके पास एडवांस मशीन है, इसके पास एडवांस इक्विपमेंट है हॉस्पिटलाइज के, तो इसके पास बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ लेता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, आजादी के बाद भी कुपोषण का शिकार है, हमारे यहाँ पे पोलियो से लड़ रहे हैं, या बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम पड़ रही, तो हमारे पास ये चीजें नहीं है, तो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहे। इनके पास एडवांस डॉक्टर्स भी है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, मोबाइल से हथियार भी इनके पास एडवांस, हर चीज में आगे। काश अगर अमेरिका का एक डॉक्टर आके हमारे यहाँ के डॉक्टरों को ट्रेन करे, तो हम नई नई बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं, इलाज कर सकता है ना। रशिया के पास हथियार है, तो हम क्या हथियार मंगा ले, तो हमारे देश भी क्या होगा, आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। पुलिस वालों के पास में अच्छे इक्विपमेंट से जाएंगे, वेपन से जाएंगे, तो कंट्रोल करने में भी इजी रहेगा। चाइना के पास भी क्या, बल्ब में क्या इलेक्ट्रॉनिक या दूसरी चीजें वो हमें मिल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि लेकिन हम आजादी हो गए, हमने इनको भगा दिया अंग्रेजों को, हमें रिलेशन सुधारना पड़ेगा और उनसे चीजों की डिमांडिंग करनी पड़ेगी। तो अगली पॉलिसी ये थी, थर्ड पॉलिसी का नाम था ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना ही, इधर ध्यान दो बेटा, है ना दिशा, अभी नहीं बुक में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, पहले इधर भारत की अर्थव्यवस्था मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या, ठीक है अब हमारे पास सब कुछ है ना, अगर हमारे पास कपड़े अच्छी क्वालिटी के, हमारे पास अनाज है अच्छी क्वालिटी का, तो हम क्या करते हैं
दूसरे देशों में भेजते हैं और दूसरे देशों को भी हमारे देश के साथ लेन देन करने के लिए क्या कर दिया जाए, गेट खोल दिया जाए कि आप क्या कर सकते हो, हमारे देश से लेन देन कर सकते हो। तो हमने क्या ड्राई फ्रूट पहुंचाए वहां पे, और क्या अनाज पहुंचाया है, कपड़े जो भी अच्छी क्वालिटी की वो चीज पहुंचाई। तो वहां के व्यापारी सब हमें डॉलर लेना, वहां से डॉलर आया उस देश से, और उसी अब हमारे पास लाखों करोड़ों डॉलर आ गए। तो हमने क्या करा, वही के फॉरेनर डॉक्टर्स को पकड़ लिया और यहाँ पे क्या करा, सिखवाया, एडवांस मशीनें मंगवा ली, कंप्यूटर्स मंगवा लिए। हम बात कर रहे हैं वीवो ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है कि हमने इनविटेशन दिया कि दूसरी विदेशी कंपनियों की भारत में आके इन्वेस्टमेंट करे, है ना, भारत में आके व्यापार करे वापस। इसके पहले भी ईस्ट इंडिया कंपनियां भारत में ही थी बिजनेस करने के लिए, धीरे धीरे पूरा भारत पे कब्जा कर लिया। अभी भी हम वही गतिविधियां दोहरा रहे। पहले भी हमारा भारत क्या था, डेवलप नहीं हो पाया था, तो हमने दूसरी कंपनियों से हाथ पैर जोड़े कि भैया आइए बिजनेस के कंट्रोल करने लग गए। अब वापस वही कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई तरीका भी नहीं। इंडिया में लेबर वर्किंग ज्यादा मांगते, लेबर बहुत मिलेंगे इंडिया में। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रोसेस था कि देश को और डेवलप करना है तो दूसरे देशों से लेन देन बढ़ाना पड़ेगा, कि जिसके पास जो कुछ बेस्ट मिल जाए वो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि इंडिया अब तक किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स को मर्ज कर देना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के साथ, इससे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। पाकिस्तान ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस पे कम काम करता, वो अधिकतर किससे, चाइना से ही जो कुछ लेता है ना। बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, कुछ ऐसे देश है जो ग्लोबलाइजेशन नहीं एफर्ट कर पाते, मतलब उनकी सर्वाइवल किसके ऊपर डिपेंड रहती है, भारत के ऊपर। इसलिए बांग्लादेश को विदेश नहीं कहेंगे, नेपाल को विदेश नहीं कहेंगे, पाकिस्तान को विदेश नहीं कहेंगे। बोलते ना एक अपना देश बाकी सब विदेश, कहाँ से विदेश, पाकिस्तान विदेश हो गया क्या? इसे सब कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, मतलब ऐसे आश्रित देश कहते हैं, ऐसे देश जो भारत के ऊपर आश्रित है, मतलब भारत का हिस्सा है और भारत के ऊपर ही आश्रित है। तो मोस्टली क्या, अगर देखो लाइक पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड की बात कर दे, ब्लैक लिस्टेड का मतलब है ग्लोबलाइजेशन का कनेक्शन उससे तोड़ देना। क्या होगा, ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या हुआ, अब इस देश से कोई भी देश लेन देन नहीं करेगा, इससे हम सारे संबंध तोड़ देंगे। तो इंटरनेट खत्म, अर्फानेट चलता है जो पूरे नेट पे कंट्रोल करता, गूगल सुगल सब खत्म हो गया। तो एक तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई, समझ लो, भारत से कितनी सारी चीजें आती है वो सब खत्म हो गया, मतलब सब कुछ एक तरीके से देश अनाज जैसे हो जाएगा कि अंदर के अंदर बंद हो गया, तो उसको सुविधाएं नहीं रहेगी। ये रहता ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि दूसरे देशों के साथ जोड़ देंगे, मतलब सब देश एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, है ना, आवश्यकता पड़ने पे एक दूसरे की मदद करें, ठीक है, अपने व्यापार को क्या करें दूसरी जगह पर भी फैलाए। अब ग्लोबलाइजेशन का एक माइनस इफेक्ट क्या होगा कि हम चीजें मंगा रहे हैं, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। भारत में हर इंसान को कोई भी टीवी चाहिए, कोई सी भी चीज चाहिए, सब बाहर का, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो, डिपेंड नहीं है ना। अगर हमने 1 रुपए की, देखो दिवाली हमारे देश की, बनाता चाइना है एक्चुअल में, बम चाइनीज है, दिए चाइनीज है, सब कुछ है, एसेसरी सब, कोई सा त्योहार है और सब क्या चाइनीज प्रोडक्ट से बनाने लग जाते हैं। इसका मतलब सब भारत सरकार के ऊपर एक बर्डन कि हमने ज्यादा मंगाया, डिमांड करा, तो इसके बदले में हमें चाइना को ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा, दूसरे देश को ज्यादा देना पड़ेगा। अब इन कर्जों को निपटाने के लिए फिर क्या करती भारत, वर्ल्ड बैंक से उधार लेने लग जाती, लोन लेने लग जाती। तो कोई भी देश अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहेगा। जैसे चाइना कल से ये नहीं बोले कि भारत का इतना कर्जा है, नहीं, वो चाहे अपना देश दूसरे देश से कर्जा लेके क्या कर देगा, उनको पेमेंट कर देगा। एक नेगेटिव इफेक्ट है, इसलिए मोदी जी ने भी बोला था अभी करा था मेक इन इंडिया, कि आप भारत का ही देसी अपनाओ, देश बचाओ, इस टाइप का नारे उन भी चले। कोशिश करिए कि अपने देश की चीजें बनाए, अपने देश की चीजें का यूज है। ब्रांडेड चीजें मिलती है, आप पतंजलि के या दूसरे भी देखो, डाबर के खाने पीने की चीज, पहनने की चीज पे एक बोट कंपनी है, वो भी बहुत अच्छी चल रही है।
इलेक्ट्रिक में भी, है ना। जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या कर रही है, इंडियन कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में आने लगी, है ना। फॉरेन करेंसीज भारत में आने लगी, ठीक है। लार्ज इन्वेस्टमेंट होने लगा भारत में, ठीक है। और क्या हुआ, अब के क्या हुआ, इकोनॉमिक्स रिलेशंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। आज नरेंद्र मोदी देखो, भारत छोड़ो, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, फोटो दिखा दो नरेंद्र मोदी का, तो ये बता देगा नरेंद्र मोदी इंडिया का, इतना फेमस हो चुके हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस ऐसी रहती है कि आप देखो, जितना दूसरे देशों से जुड़ोगे, जितना रिलेशन अच्छा करोगे, उतना फायदा रहेगा। पहले भारत के साथ केवल एकमात्र रशिया खड़ा रहता था, अमेरिका। और बाकी सब क्या, चाइना इनके साथ। लेकिन आज की तारीख में देखो, भारत के साथ सारे देश करे, मोस्टली देश भारत के साथ सपोर्ट करते। इसलिए चाइना सोचता है अटैक करने के पहले कुछ भी कि भैया भारत से करेंगे तो कितने और देश हमसे लड़ पड़ेंगे। तीनों प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग देख लो एक बार। चौथी लाइन से करो। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन्वॉल्व नॉट सिंपली क्रॉस, नहीं ये किसने करा, ठीक वो बुक बताओ, उसमें कहाँ तक लगाया था। इसको कर लेना जहां तक मैं बता रहा हूँ। पहली लाइन से, इन सिंपल टर्म्स ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग, मतलब जोड़ देना, द इकोनॉमिक्स ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना, विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, पूरी विश्व की इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। ग्लोबलाइजेशन इम्प्लाइज हैविंग द इंटायर वर्ल्ड एज अ वन मार्केट। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड एक मार्केट हो जाए। It is a process of increasing economic integrations and growing economic interdependence between countries in the world economy। बस यहाँ तक कर लो। मतलब इसका मतलब क्या है, क्या कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो इंक्रीज करती इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस को, है ना, आर्थिक व्यवस्था के, आर्थिक मतलब गतिविधियों के एक संयुक्त उपक्रम को बताती है ना, विशाल उपक्रम को बताती। ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, है ना, जो अर्थव्यवस्था को क्या करती है, ग्रो करने में सहायक होती है। इंटरडिपेंडेंस रहती है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहती है। बिटवीन कंट्रीज, मतलब सभी देश एक दूसरे पे निर्भर होने लग जाते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, यहाँ तक तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब बता सकते हैं। काफी बेटा सफिशिएंट इतना है ना। एडवांटेज देख लो, दो क्या तीन चार बता सकते हैं। अब देखो, हमारा देश दुनिया से जुड़ चुका है, इससे क्या हो गया, एबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी आने लगी भारत में। कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, जो पहले साइकिल्स पे डिपेंड थे, फिर बाइक्स आने लगी, फिर पेजर आने लगे, पेजर्स के बाद मोबाइल आने लगे ना। तो ये चीजें किससे आई है, तो देखो भारत में कहाँ बना कंप्यूटर, बताइए तो फिर भारत में ये प्रॉब्लम थी ना। इंक्रीज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब हर इंसान नाइकी, रिवॉक्स, एडिडास की चीजें पहनने लग गया था, चीजें उन अच्छी आने लग गई थी, ब्रांडेड। फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन फॉरेन ट्रेड, क्या हो गया, विदेशी व्यापार भी बढ़ चुका था, इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे क्या विदेशी विनिमय क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्ट करने लग गई थी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एब्रॉड, क्योंकि क्या था, अब हमारे देश का युवक भी क्या कर सकता, दूसरे देश में जाके जॉब कर सकता है। उससे क्या, इंक्रीज इन फॉरेन कोऑपरेशन, विदेशों का भी क्या हो गया है, सहयोग में बढ़ावा होने लग गया। तो बेटा ये तीन चीजें, ये 8 एडवांटेज थे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हो।
इसके बाद ये तो बता दिया था न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसीज में। इसी पॉइंट्स में देख लो न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज में एक मिनट पहले बता देता। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसीज देखो 1991 में न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसी इंडस्ट्री पॉलिसीज की बात करिए ना। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज मतलब औद्योगिक नीति, नवीन औद्योगिक नीति है। मतलब अब उद्योगों को डेवलप करने के लिए और क्या कर सकते हैं, क्योंकि भारत में देखो ग्लोबलाइजेशन के कारण मार्केट में कंपटीशन अब विश्व स्तर पर बढ़ गया। भारत जो चीज इंपोर्ट करना चाहता है वही किसी और देश में सस्ते में कर दी, तो कंपटीशन में क्या भारत का और नुकसान हुआ। तो अब भारत की इंडस्ट्रीज को इस तरीके से लेवल पे करना कि हम दूसरे देशों से भी कॉम्पीट कर सके, क्योंकि पहले कंपटीशन अंदर के अंदर चल रहा था, अब कंपटीशन वर्ल्ड लेवल से हो रहा है, जिसमें चाइना सबसे आगे जा रहा है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जीडीपी उसी की है। चाइना केवल भारत में नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री उसको एक्सपोर्ट करता है, दूसरे कंट्रीज के मार्केट भी खराब कर देता है वो इतने सस्ते प्रोडक्ट को जाके। तो ध्यान दो। तो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में देखो लाइसेंस का तो बता दिया। इसके बाद देखो एंड ऑफ रजिस्ट्रेशंस का क्या कर दिया, एंड कर दिया, फ्री रजिस्ट्रेशंस कर दिया, है ना, कि जितना हो सके उतना इंडस्ट्रियल्स में क्या हो सकते दूसरी इंडस्ट्री भी आके रजिस्ट्रेशन करवाए, कोई रजिस्ट्रेशन की फीस नहीं करी, फ्री कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करा है, एक बोर्ड बनाया है जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी विनियोगों को भी प्रोत्साहन दिया। एग्जेम्पशन इन इंपोर्ट्स ऑफ टेक्निक्स, अगर आप विदेशों से कोई अच्छी टेक्निक को इंपोर्ट करते हो तो उसमें बहुत सारी छूटों का प्रावधान दे दिया, क्योंकि अगर हम कोई विदेश से कोई चीज मंगाते ना तो हमें बहुत सारा क्या करना पड़ता, वहां पे कस्टम ड्यूटीज पे करनी पड़ती। लाइक अगर आपने अमेरिका से कोई लैपटॉप मंगाया तो आपको 20% कस्टम ड्यूटीज भी पेड करना पड़ेगा, तो हमें बहुत महंगी चीजें पड़ जाती थी। लेकिन हाँ, अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो कि इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन की आपने मशीन ली है या कोई और, है ना, हाई क्वालिटी टेक्निक्स आपने इंपोर्ट करवाई, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको कस्टम ड्यूटी पे एग्जम्पशन दे देंगे। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जितना हो सके उतना प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जाए, है ना। गवर्नमेंट ने सब में से अपना हाथ धीरे धीरे खींचते गए। देखो अब क्या हो गया, जो बिजली विभाग है उसमें भी क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आप बॉम्बे में चलिए वाला एक रिलायंस है, ये भी बिजली सप्लाई करने लगे। लेकिन अब अपने एमपी में अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये भी क्या हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगा। रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में हो जाएगी। इसका फायदा क्या, ट्रेन में बैठे तो है, बैठने का आपको पता, चाय मिलती तो चाय मिला है, काला पानी मिला है, एक जैसी चीज हो जाती है ना। खाने की क्वालिटी आपको घटिया मिल जाती है, टाइम पे ट्रेन नहीं आ रही है, भीड़ ज्यादा है, बहुत सारी चीजें। अब सोचो, मान लो इसकी जगह टाटा की ट्रेन चलने लगती है, प्राइवेट ट्रेन हो गई, अब अपनी क्या बेच देने की कोशिश करेगा। टाइम पे ट्रेन मिल जाएगी आपको, अंदर अच्छी और फैसिलिटीज मिल जाएगी, ठीक है, भीड़ नहीं मिलेगी, खाने पीने की चीजें आपको अच्छी मिल जाएगी अंदर, तो ये हो जाएगा प्राइवेट ट्रेन का। तो पैसे भी तो बढ़ जाएंगे, चार्ज ज्यादा करेंगे ना, चार्ज ज्यादा करेगी लेकिन आपको सर्विस भी अच्छा देगी। देखो ना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जितना हो सके उतना प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो। रेलवे हर साल भारत में बहुत बड़े लेवल पे घाटे में जाता है, बहुत बड़ा घाटा रहता है रेलवे का। जैसे दुरंतो में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, दुरंतो ट्रेन है जो बॉम्बे होते हुए जाती है, तो एक दुरंतो अवंतिका अच्छे प्रॉफिट में रहती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रेन है जो घाटे में जाती है, तो रेलवे बजट घाटे में बनता है। तो इतना करोड़ों रुपए का 2000-3000 करोड़ इतना बड़ा घाटा जाता है इनका। तो इन घाटों को कैसे कम किया जाए कि अगर ये इन्वेस्टमेंट ही प्राइवेट सेक्टर करे पूरा। रिलायंस की ट्रेन चलने लग गई है, टाटा की ट्रेन चलने लग गई है, दूसरी कंपनियों की ट्रेन चलने लग गई, तो क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप। फिर टिकट काटने के लिए टीसी नहीं आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, गर्ल्स बॉयज दोनों को इन्वॉल्व कर लेंगे, सर्विसेज अच्छी मिलने, जैसे एरोप्लेन्स में मिलने लगती है ना। तो ऐसे टाइप से आपको क्या अच्छी सीटें मिलने लगी। सीटें तो ऐसे एक्चुअल में अच्छी रहती है, सब सर्विसेज अच्छी रहती है,
बट फिर भी कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी कमियां उसको दूर कर सकते हैं, तो ये फायदा होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा है, एग्जेम्पशन टू हाई एंड स्पेशल प्रायोरिटी है ना इंडस्ट्री। कुछ ऐसे औद्योगिक होंगे जिनको हमें ज्यादा प्राथमिकता देना है, इन्हें हम क्या करें, कहीं ना कहीं कुछ हद तक छूट कर दे दी जाए। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने बताया था पीतमपुर के हमारे लिए सेज 3 सेज में बटा, सेज 1, सेज 2, सेज 3। मतलब कुछ ऐसे एरियो को है ना निर्धारित किया जाए कि जहाँ पर रहवासी की जगह स्पेशली इनका काम क्या, उद्योगों का स्थापना हो। क्योंकि देखो अपने 78 के बीच में कोई इंडस्ट्रीज नहीं खुल सकती है, जो तो उसका निकलने वाला धुआं और इतना परेशान कर देगा, यहाँ पे कितनी बीमारियां कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे कारखाने, मिल्स, उन सबको कहाँ पे स्टेबल कर दिया, पीतमपुर। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनका फुल फॉर्म आ सकता, सेज का आ सकता, फेमा का आ सकता है, ठीक है। पहले इसका नाम था फेरा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट बता, अब इसका नाम एक्सचेंज करके फेमा कर दिया। एमआरटीपी, एमआरटीपी का याद रखना, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, फुल फॉर्म आ सकता है इसका, सेज का, फेमा का, फेरा का या एमआरटीपी का, है ना, मोनोपोली एंड रेगुलेटरी क्या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट। तो इन एक्ट के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। बेटा इसके नीचे जो दे रखा ना न्यू ट्रेड पॉलिसीज, इसमें आपको जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नीचे दिया एग्जिम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना। एक मिनट, एग्जिम्स के बारे में पढ़ा था, इसमें फुल फॉर्म नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट होगा शायद, एक्सिम लिख लेना, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट होगा। एक्सपोर्ट ड्यूटीज ने यहाँ पे सेज हो चुका है। ईपीजेड देख लेना है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। फिर आया ईओयू, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ईपीजेड हो चुका है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये फुल फॉर्म आ सकते हैं। फिर देखो ये आ गया फिस्कल पॉलिसीज, राजकोषीय नीति क्या है। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय नीति, जो हमारी सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उससे बोलते हैं, ठीक है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। तो इसमें क्या दे रखा था, अंडर द फिस्कल डेफिसिट, मतलब जो हमारे देश का राजकोषीय घाटा उसको कम करने के लिए क्या कोशिश की गई कि हमारे देश की जीडीपी 4% है, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी उत्पाद होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, उसका हमारा देश केवल 4% ही कंट्रीब्यूट करता वर्ल्ड लेवल। अगर ये जीडीपी बढ़ेगी तो हमारा देश आगे ग्रोथ कर सकता है। इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए कितना क्या कर दिया जाए, है ना, 8.5% कर दिया जाए। अभी तक हुआ नहीं। अभी अपने भारत की जीडीपी कितनी है, आज सर्च करना नेट पे, है ना, करंट जीडीपी इन इंडिया, हमारे भारत की जीडीपी कितनी है, जैसे अगर बताएगा 6-7% बताएगा, 5 या 6% के समथिंग ही है, कि मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है, 6% है, और चाइना का शायद 22 से 23% है। बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है। मैं तो कम बोल रहा, 22-23, शायद मेरे ख्याल से 27% के पास है। तो 1/4 से ऊपर है उसका, मतलब पूरी दुनिया में इतने देश होने के बावजूद भी कितना कर रहा वो जीडीपी, इसलिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे नेशनलिटी भी है ना, लोगों को गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत सपोर्ट भी करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। क्रेडिट फैसिलिटी अच्छी दे देती है। देखो चाइना में जो मोबाइल नेटवर्क भी वो आपको खाली 3 ही मिलेंगे, है ना। अपने भारत में कितने सारे मोबाइल नेटवर्क अब सब हट चुके हैं, हालांकि अब भारत में 3 ही नेटवर्क है, जियो, वीआई, वोडाफोन आइडिया एक हो गया, तो ये क्या हो गया, और एयरटेल हो गया। बीएसएनएल भी भारत का नेटवर्क है, लेकिन वो क्या उस पर लोगों ज्यादा जाते नहीं, लेकिन मोस्टली ट्रांजेक्शन देखो जितने भी सरकारी विभाग अधिकारी सब बीएसएनएल का ही यूज करते थे,
और सबसे सस्ता भी वही रहता है। सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL का फुल फॉर्म है ना, भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनी BSNL। अब जितने भी बड़े बड़े आप इंडस्ट्रीज वालों को, बिजनेसमैन को देखोगे, सबके पास BSNL की सिम मिलेगी आपको। सारे सरकारी विभागों में BSNL का ही नेट लगा रहेगा, चाहे वो रेलवे हो, कहीं पर भी हो। क्यों किया ऐसा, क्यों लगाया गया? क्योंकि सरकार कभी भी नहीं चाहती कि मैं सरकार में मेरा पूरा लेन देन इसी डाटा पे होता, मैं अपना डाटा किसी प्राइवेट कंपनी पे नहीं ऑपरेट कर सकता। अगर भारत सरकार के पूरे ही लेन देन, सब ट्रांजेक्शन नेट पे हो रहा है, वो नेट एयरटेल का, मतलब सारी जानकारी किसके पास स्टोर हो रही है? एयरटेल के पास। इसलिए भारत को अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सूचनाओं की प्रोटेक्शन के लिए अपना प्राइवेट नेटवर्क ही पब्लिश करना था। तो ये BSNL क्या है, गवर्नमेंट नेटवर्क में जाता है, इसलिए BSNL है। जानकारी बेटा ऐसे रखा करो, काम की चीजें रहती है, इसमें नहीं लिखी लेकिन मेरे को बताना था। तो देखो इनका क्या था, राजकोषीय नीति में कि जो आपकी GDP है 4% से बढ़ा के 8.5% करना था इन 1991 न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज तक, ठीक है। इसके लिए क्या क्या किया गया, रिफॉर्म टैक्सेशन, जो कर नीति है उसको वापस से रिफॉर्म किया, बनाया गया वापस। सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था तब, है ना। पहले सर्विस टैक्स नहीं लगता था, पहले वेट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, और सेल्स टैक्स लगता था। सर्विस टैक्स मतलब सर्विस सेक्टर को में कहीं टैक्स नहीं लगता था। बस में आपको सर्विस मिल रही है, स्कूल में आपको सर्विस मिल रही है, सैलून गए सर्विस मिल रही है, मूवी देखने गए सर्विस मिल रही, तो ये बोल रहे ये भी तो कमा रहे, तो इनसे भी टैक्स चार्ज किया जाए। तो सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला था मनमोहन सिंह, जो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। फिर क्या, टू मेक इफेक्टिव द टैक्स रिकवरी सिस्टम, जो हमें टैक्स रिकवर नहीं हो रहा है उस सिस्टम को और अच्छा करा जाए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिकवर मतलब दे सके। टू रिड्यूस एक्साइज एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज और इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम किया जाए। और टू गेट मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ पीपल इन टैक्स जोन, जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों को टैक्स जोन में लेके आइए। अभी भी हमारे भारत देश में 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, मतलब वो व्यक्ति, वो परिवार जो एक साल में 2.5 लाख तक का कमाता, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर जो 250 ऊपर कमा रहा है लेकिन 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स देना पड़ता है, पता है आपको? तो ये 2.5 लाख तक में, तो अभी देखो आपकी गली में 2 या 3 लोग ऐसे होंगे जो टैक्स देते हो, तो गवर्नमेंट के पास पैसा ही कहाँ से आएगा? फिर आप टैक्स ही पे नहीं कर रहे हो, सरकार का पैसा नहीं आएगा तो वो क्या इकोनॉमिक्स मतलब ग्रोथ में लगा नहीं सकता। तो जितना हो सके, अगर आपको GDP बढ़ाना तो आपके देश में जितना हो सके उतना ज्यादा लोग टैक्स पे। यही चीजें है ना, राजकोषीय नीति में क्या आपकी GDP को बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या किया, रिफॉर्म करा टैक्स पॉलिसीज का, क्या और क्या है, टैक्स रिकवरी सिस्टम को बढ़ाया है, इंपोर्ट और एक्साइज ड्यूटीज को क्या करा, रिड्यूस करा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स जोन में लाने के लिए एफर्ट लगाया है। बस बेटा इसमें यहां तक ही करना अभी आपको। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, ये मैं आपको फिलहाल तो आते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ही आते हैं। इसमें से जो मेन क्वेश्चन थे वो सब हो चुके हैं। सब कंप्लीट हो चुके बेटा। इसमें क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप टिक लगा लो या लिख लो। टिक लगाओगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इन्वायरमेंट, हो चुका है आपका। दूसरा 2 नंबर में आता है, डिस्क्राइब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तीन चार पता आपको, नेम द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट।
आंतरिक व्यवसायिक पर्यावरण के नाम बताइए, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के ऑब्जेक्ट, प्रोडक्शन प्रोसीजर्स, ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 4 नाम बता रहे थे। 2 नंबर में आता है व्हाट इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यहाँ पे नाम भी बताना, ठीक है। कस्टमर से पब्लिक, स्पेशल जनरल दोनों के, जनरल स्पेशल दोनों के बता देना। 4 नाम पता होना चाहिए। स्पेशल क्या, जो डायरेक्ट बिजनेस से कनेक्टेड है, कस्टमर है, सप्लायर से, पब्लिक है, मार्केटिंग है, कॉम्पिटिटर है, ये हो गए 4 नाम तो। और बाहर जनरल में क्या जो जुड़ा नहीं, पॉलिटिकल है, लीगल है, गवर्नमेंट इन्वायरमेंट है, ये सब हो गया। सोशल है, कल्चरल इन्वायरमेंट है। तो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेंगे बेटा। इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें कितने आते हैं देखो, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ पर 3 क्वेश्चन तो है। और आपको पता है 1 क्वेश्चन के ओवर में 1 क्वेश्चन मिलेगा इसी चैप्टर का, मतलब पेपर में ही 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी चैप्टर के। इसका मतलब हमें ज्यादा करना पड़ेगा इसमें तो। फिर इसमें आता है 6 नंबर का, व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन। 7 नंबर का, राइट 4 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दोगे लिबरलाइजेशन के तो भी हो जाएगा। फिर व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब 2 एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेम द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, पढ़ा था अपन ने, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल। नेम द 4 इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन इंडिया, भारत में अपनाई जाने वाली 4 नीतियों के बारे में बताना है। कौन कौन सी रहेगी, न्यू इंडस्ट्रीज पॉलिसीज, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, टैक्स पॉलिसी, अपने जाने वाली जो इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज कर सकते हैं। और बता सकते एजुकेशन पॉलिसीज भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज भी ले सकते हैं, कृषि नीति, उद्योग नीति, आयात व्यापार, आयात निर्यात नीति, ठीक है, शिक्षा नीति, कर नीति। तक फिर 12 नंबर का 12-13 व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, एक्सप्लेन 2 एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एक ही क्वेश्चन लिख लेना इसका कंबाइन करके, है ना, जिससे प्राइवेट व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, डिफाइन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन, डिफाइन, है ना, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे अब इसका भी कर देना। फिर इसके बाद ये लिख लो, व्हाट इज मीन बाय, है ना, फिस्कल पॉलिसी। पेज चेंज करना। फिर इसमें वो क्वेश्चन दिया ही नहीं। व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, 2 एडवांटेज ऑफ डिमोनेटाइजेशन का लिखा इसमें। तो सबसे लास्ट वाला है 40 नंबर, राइट अ डिटेल नोट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ये लिख सकते हो ना बेटा 18 नंबर में, इसी में ही राइट टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। एक्चुअल में इसका क्वेश्चन आप ही लिख लेना, क्या लिखोगे, नहीं चलो बेटा इसमें ये 40 नंबर में 40 में राइट द डिटेल नोट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, इसमें सभी हो जाएगा ना। आपको बताना डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, कब कब हुआ था, इसका एडवांटेज 2 और 2 डिसएडवांटेज। अब इसमें एक ये वो भी नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हाउ मेनी इंडस्ट्रीज टेक लाइसेंस कंपलसरी। सही है, था आपने PDF में
हाँ, ये भेजे थे बेटा मैंने आपको, बट आपको पता होना चाहिए, ये मैं एक बार और बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन ही नहीं दिया और एग्जाम में आता है। इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको एक बार पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, लिख लेना बेटा और याद भी करना जरूरी। हिंदी मीडियम वाले एक बार, है ना, एक बार इनका चालू हो जाएगा क्लास तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर मैं इनको लिखवा दूंगा आपको। अभी तो क्या बेटा आपको क्वेश्चंस में बता दूंगा, आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। जैसे क्या था आपका, व्यावसायिक पर्यावरण क्या है, व्यावसायिक पर्यावरण के आंतरिक बाह्य घटकों के नाम बताइए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से क्या आशय, इनकी दो विशेषताएं और उद्देश्य बताइए। और क्या कर सकते हैं अपन, नवीन आर्थिक नीति क्या है, नवीन आर्थिक नीति 1991 के अनुसार किन उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ये चीजें आप कर सकते हो। ठीक है।